Hello everyone, welcome back to our channel. First of all, we would like to congratulate the class 10th and 12th students for the awesome results they have got. And today we'll study about the factor income, transfer income, depreciation and investment. This is the part 2 of national income video. For part 1, you can view the description. We have the link for the part 1 of the video which talks about final and intermediate goods and capital and consumer goods. So let's get started. Factor income is basically the income received by factors of production for rendering the factor service. तो बेसिकली जो भी आपकी अर्नड इनकम होती है, जो भी इनकम आप अर्न करते हो बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विस लाइक लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये है आपकी फैक्टर सर्विसेज। तो जब ये फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करने के बाद जो इनकम पे होती है उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। सो लैंड के लिए पे करते हैं रेंट, लेबर के लिए पे होता है वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है एंटरप्रेन्योर को। ओके, सो ये फैक्टर इनकम जो होती है ये अर्नड इनकम होती है, हेंस ये एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये एक अर्नड इनकम है तो ये हमेशा नेशनल इनकम का पार्ट होगी। अगर हम बात करें ट्रांसफ़र इनकम की, ट्रांसफ़र इनकम इज़ बेसिकली दैट इनकम जो रिसीव हो रही है विदाउट गिविंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। कोई भी आपने गुड या सर्विस नहीं दिया है लेकिन फिर भी आप इनकम अर्न कर रहे हो, दैट मीन्स ये अर्नड इनकम नहीं है, ये एक रिसीविंग कॉन्सेप्ट है, ये रिसीट कॉन्सेप्ट है, ये अनअर्नड इनकम है। अगर हम बात करें गिफ्ट्स, डोनेशंस, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये सब जो है ये ट्रांसफ़र इनकम है। आपको अगर गिफ्ट मिलता है बर्थडे पे, आपने उसको अर्न नहीं किया है, वो आपको सिर्फ रिसीव हुआ है। डोनेशंस, ओल्ड एज पेंशंस जो ओल्ड पीपल को रिसीव होती है उन्होंने अर्न नहीं की है बिकॉज उनकी एज के लिए उनको वो एक अमाउंट दिया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते फूड एंड बेसिक सर्विसेज, बेसिक नीड्स, उनको जो मनी दिया जाता है दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। सो ये एक रिसीट कॉन्सेप्ट है एंड हेंस क्योंकि ये अर्नड इनकम नहीं है, ये अनअर्नड इनकम है, सो दिस विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। ये इनकम में कभी भी इंक्लूड नहीं होगी। अगर हम जस्ट एक बार चेक करें कि कौन से इसमें से फैक्टर इनकम होंगे, कौन से ट्रांसफ़र इनकम होंगे, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी आपकी इनकम अर्नड है वो आएगी आपकी फैक्टर इनकम, और जो इनकम अनअर्नड है वो होगी ट्रांसफ़र इनकम। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू टाइप्स। ओके, सो फर्स्ट बात करते हैं पॉकेट मनी रिसीव बाय सन फ्रॉम हिज फादर। सो अगेन ये इनकम अर्नड नहीं है, ये इनकम सिर्फ रिसीव्ड है क्योंकि फादर को सन को पॉकेट मनी देनी है फॉर हिज डेली एक्सपेंसेस। सो अर्नड नहीं है, अनअर्नड है, दैट्स वाई ट्रांसफ़र इनकम। वेजेस पेड टू डोमेस्टिक सर्वेंट, डोमेस्टिक सर्वेंट ने काम किया है, उसने अर्न करी है इनकम, सो हेंस फैक्टर इनकम। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हमने बात किया था अभी कि ये वो मनी है जो अनएम्प्लॉयड लोगों को दिया जाता है, अनअर्नड कॉन्सेप्ट है, दैट्स वाई ट्रांसफ़र इनकम। Talking about insurance claim received by an injured worker from insurance company. ना ये आपकी ट्रांसफ़र इनकम हो जाएगी क्योंकि जो इंजर्ड वर्कर है उसने अगेन ये इनकम अर्न नहीं करी है, उसकी कंपनी ने उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाई है क्योंकि वो इंजर हुआ था अपनी कंपनी में। सो इसलिए ये भी अनअर्नड इनकम है, सो ये आपका आ जाएगा ट्रांसफ़र इनकम। आई एम सॉरी फॉर दैट। फाइनेंशियल हेल्प टू अर्थक्वेक विक्टिम्स, ये भी आपका अनअर्नड कॉन्सेप्ट है, सो ट्रांसफ़र इनकम। बर्थडे गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ फ्रेंड, अनअर्नड, ट्रांसफ़र। बोनस रिसीव्ड ऑन दिवाली, अब बोनस क्या है? बोनस बेसिकली वो इनकम होती है जो एक वर्कर को मिलती है उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो वर्कर ने पूरा साल काम किया है उस बोनस के लिए, अगर उसका टारगेट मीट हुआ है तो उसको बोनस ज़्यादा मिलेगा, नहीं मीट हुआ तो बोनस कम मिलेगा। तो बोनस एक अर्नड कॉन्सेप्ट है, हेंस ये फैक्टर इनकम है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में एंड बोनस हमें लगता है कि फ्री की इनकम है तो ट्रांसफ़र इनकम होगी, नहीं, इट इज़ अ फैक्टर इनकम।
स्कॉलरशिप रिसीव बाय अ स्टूडेंट, स्टूडेंट ने उसको अर्न नहीं किया है, स्टूडेंट ने उसके लिए पढ़ाई की हो मे बी बट उसने उसको अर्न नहीं किया है, हेंस ट्रांसफर इनकम, राइट। So moving on to the next concept, which is depreciation. Depreciation is basically the loss of value. जब आपकी कोई भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो जाती है फॉर बिकॉज ऑफ 3 रीजन्स। 3 रीजन्स क्या हैं? नॉर्मल वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। अब ये 3 चीज़ों का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें फिक्स्ड एसेट की, कैपिटल गुड्स हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिक्स्ड एसेट्स अगर हम बात करें, ट्रैक्टर एक फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। अब ट्रैक्टर आपने खरीदा है तो उसका वेयर एंड टेयर होगा, यूसेज की वजह से ख़राब होगा, पुराना होगा, दैट इज़ नॉर्मल वेयर एंड टेयर। पैसेज ऑफ टाइम, 10 साल में 15 साल में वो ट्रैक्टर पुराना हो जाएगा, बिल्कुल उसका कोई पार्ट ख़राब भी हो सकता है, आपको उसको रिपेयरिंग करवाना पड़ेगा। तो यूसेज की वजह से, टाइम की वजह से और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। अब ये वर्ड ऑब्सोलेसेंस आता है ऑब्सोलीट, और ऑब्सोलीट मीन्स ओल्ड, ओके, ओल्ड। सो हेंस जब आपकी कोई भी चीज़ पुरानी होती है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अब आप ये ट्रैक्टर अगर आपने खरीदा था 10 लाख में, तो अगर आप इसको आफ्टर 5 ईयर्स सेल करने जाओगे, आपने इसको परचेज किया 10 लाख में एंड यू आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट, सो आफ्टर 5 ईयर्स कितने रुपए में सेल होगा? आई डोंट थिंक मोर देन 4 लाख। दिस इज आफ्टर 5 ईयर्स, सो विच मीन्स दैट कितना वैल्यू कम हुआ? 6 लाख जो है वैल्यू कम हो गया। ये जो 6 लाख होता है इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। दिस इज द लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ अ कैपिटल गुड, ओके। नाउ एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में आती है कि क्या अगर हम बात करें अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की, क्या वो भी डेप्रिसिएशन होगा? नहीं। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो चीज़ को ओल्ड होने की, वो डेप्रिसिएशन है। बट अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस यानी कि अगर आपका ट्रैक्टर चोरी हो गया, आपके ट्रैक्टर पे मतलब कुछ ख़राब हो गया, कुछ पार्ट अनएक्सपेक्टेडली कहीं गुम हो गया, कहीं चला गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो है आपका अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, दैट इज़ कैपिटल लॉस। दोनों कैपिटल लॉस और डेप्रिसिएशन बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं इसको और एग्जाम में मार्क्स नहीं आ पाते, क्योंकि ये कैपिटल लॉस जो है दिस इज़ बेसिकली अ लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। सो डेप्रिसिएशन के 2 और टर्म्स होते हैं, इसको हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं, इसका हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं। तो न्यूमेरिकल में कभी कभी हमें ये टर्म दिया होता है एंड वी गेट कंफ्यूज कि ये क्या है। डेप्रिसिएशन हैज़ 2 अदर नेम्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सो मूविंग ऑन टू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ये फंड का मतलब क्या है? हमने जो एक अलग से पैसा रखा है उसको बोलते हैं फंड, राइट। नाउ वी नो दैट हमारा ट्रैक्टर जो हमने खरीदा था वो हमने खरीदा था 10 लाख में, राइट। और आफ्टर 10 ईयर्स अगर मैं बात करूँ तो उसकी वैल्यू अगर मैं उसको मार्केट में रीसेल करने जाऊँगी तो हो जाएगी 1 लाख, राइट। दैट मीन्स 10 ईयर्स में कितनी वैल्यू कम हुई? ऑलमोस्ट 9 लाख कम हो गई वैल्यू, राइट। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ डेप्रिसिएशन की, तो हर साल कितना डेप्रिशिएट हुआ? डेप्रिशिएट हुआ हर साल 1 लाख रुपीज़ से डेप्रिसिएशन हुआ, राइट। अब मुझे 10 साल के बाद ट्रैक्टर चेंज करना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली मैं ट्रैक्टर ख़राब हो चुका है, पुराना हो चुका है, इसका कोई यूज़ नहीं है, तो मुझे उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट। जो रिप्लेसमेंट के लिए मैंने मनी लगाना है, जो मनी मेरे को फंड रखा है मैंने अलग से फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ दिस ट्रैक्टर, उस फंड को बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। सो इट इज़ अ प्रोविजन ऑफ फंड्स टू कोप विद डेप्रिसिएशन लॉसेस। These funds are used for replacement of fixed assets when these are worn out or when these become obsolete or outdated. जब आपका ट्रैक्टर जो है पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया, नया मॉडल आ गया, आपको उसको रिप्लेस करना है और ये worn out हो चुका है,
बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है, अब इसका जो एफिशिएंसी है वो इतनी नहीं आ रही है। जो आप मनी लगाओगे, जो फंड्स आप लगाओगे इसको रिप्लेस करने के लिए, दैट इज़ योर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। आई होप इट्स क्लियर। नाउ मैंने आपको समझाया था कि डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस दोनों बहुत डिफरेंट टर्म्स हैं। सो हाउ दे आर डिफरेंट? लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस इज योर डेप्रिसिएशन, and loss of fixed assets because of unexpected obsolescence like earthquake, natural calamity, like theft, all of that is your unexpected, so hence that's a capital loss. Now depreciation कैसे मैनेज होता है, हम कैसे इसको ठीक करते हैं? बाय डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। हम इसको रिप्लेस कर देंगे या इसको ठीक करवाएंगे थ्रू दिस पर्टिकुलर मनी, राइट? और कैपिटल लॉस कैसे मैनेज होगा? थ्रू इंश्योरेंस। अगर हमारी ट्रैक्टर चोरी हो गई है तो इंश्योरेंस है, वी कैन गेट दैट मनी एंड गेट अ न्यू ट्रैक्टर फॉर आवर सेल्स, राइट? अर्थक्वेक में कुछ प्रॉब्लम हो गया, नेचुरल कैलामिटी की वजह से ख़राब हो गया है, तो हेंस अगेन वी कैन एक्चुअली गेट द इंश्योरेंस फॉर द पर्टिकुलर ट्रैक्टर। नाउ डेप्रिसिएशन में क्या होता है? अगर आपका ट्रैक्टर ख़राब भी हो गया है, आपको पता है आप उसको रिप्लेस कर लोगे बिफोर टाइम, इट डज़ नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस। आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस अगर ट्रैक्टर यूज़ हो रहा है एक फार्म में, वो आपका प्रोसेस ख़राब नहीं होगा उससे। लेकिन अगर आप कैपिटल लॉस की बात कर रहे हो, आपका ट्रैक्टर चोरी हो गया है, अर्थक्वेक में ख़राब हो गया है, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस ख़राब हो जाएगा, हैम्पर हो जाएगा फॉर दोज मैनी डेज जब आपका ट्रैक्टर नया नहीं आया है, राइट? सो दिस इज़ वेयर दीज टू टर्म्स आर वेरी डिफरेंट एंड ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सो प्लीज़ आप इसको ध्यान से समझिए। Last concept for today is the concept of investment. Now investment basically होती है आपकी increase in capital stock। जब आप सपोज आपके पास अगर मैं बात करूँ, एक ट्रैक्टर है, आपने एक और ट्रैक्टर लिया, फिर एक और ट्रैक्टर लिया, फिर दो और लिए, आप लेते गए ट्रैक्टर, तो वो होता है इन्वेस्टमेंट। तो इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। ओके, इसको हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन भी, तो कभी कभी न्यूमेरिकल में ये टर्म यूज होता है, तो इन्वेस्टमेंट इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, इन्वेस्टमेंट इज ऑफ 4 kinds: फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ग्रॉस और नेट है, लेकिन हम सारे ही पढ़ेंगे यहाँ पे क्योंकि हमारे सिलेबस में सारे इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं। फिक्स इन्वेस्टमेंट बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट है, वो मनी स्पेंड है ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स। तो जब आपने कैपिटल गुड्स फिक्स एसेट्स खरीदने हैं, आप जो उस पर मनी स्पेंड करोगे वो है फिक्स इन्वेस्टमेंट। लाइक ट्रैक्टर खरीदने के लिए 10 लाख रुपीज़ लगाए, वो है आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ओके, अगर मैं बात करूँ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की, तो चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स, दैट इज़ योर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब फिनिश्ड गुड्स क्या है? फॉर एग्जांपल बात करूँ, शर्ट जो है एक फिनिश्ड गुड है, इसमें और कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी। सेमी फिनिश्ड गुड्स क्या है? क्लॉथ जो शर्ट को बनाने के लिए यूज़ हुआ है वो सेमी फिनिश्ड है, राइट? और रॉ मटेरियल्स क्या है? थ्रेड। तो शर्ट, क्लॉथ और थ्रेड का जो स्टॉक है प्रोड्यूसर के पास, वो होता है आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। उसका जो चेंज इन स्टॉक है, यानी क्लोजिंग और ओपनिंग, साल के एंड में कितना था और साल के शुरुआत में कितना था, उसका जो चेंज है उसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ओके, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला आता है आपका नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि परचेज ऑन न्यू फिक्स्ड एसेट्स, ये सेम एज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। सेकंड आता है आपका डेप्रिसिएशन, यानी कि जो हमें पैसा लगाना है रिप्लेस करने के लिए ये फिक्स्ड एसेट्स, वो है आपका डेप्रिसिएशन। एंड लास्टली इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जो होता है आपका चेंज इन स्टॉक। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली द सम ऑफ नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। और नेट फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम इकट्ठा बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, नेट फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट, राइट? सो यानी कि आपका जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, जो टोटल आपका जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, वो टोटल इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट
प्लस डेप्रिसिएशन। ओके, जो ग्रॉस वैल्यू है आपकी, ग्रॉस वैल्यू इज इक्वल टू टोटल नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, एंड ऑब्वियसली आपका जो नेट होगा वो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ये फॉर्मूला हमेशा आपको याद रखना है बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो अगर उसको समराइज करेंगे तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज ऑब्वियसली परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, that is tractor, inventory investment, change in stock of finished goods, semi-finished goods and raw materials, that is जो साल की एंड में स्टॉक था और जो साल की स्टार्टिंग में स्टॉक था उसका जो चेंज इन स्टॉक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, ऑब्वियसली जो आपने फिक्स इन्वेस्टमेंट किया है, जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट किया है, और जो डेप्रिसिएशन आप लगाओगे उनको रिप्लेस करने के लिए, वो है आपका ग्रॉस, राइट। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, net fixed investment plus inventory investment. So gross is equal to net plus depreciation and net is equal to gross minus depreciation. So this brings us to the end of our video here, end of our topic here. For part 3, please stay tuned. Please like, share and subscribe to this channel. And for any further queries or doubts, please comment in the comment section. Thank you so much for being here.